नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, वीडियो जो आई है लगभग 22 दिन के बाद मैंने ये वीडियो डाला है। 2-3 रीज़न थे इसके। एक तो रीज़न ये था कि मैं मेंटली फ़िट नहीं था इसके लिए, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी मुझे जिसकी वजह से मेरे हाथ और दिमाग तो चल नहीं रहा था। दूसरी चीज़ कि मेरी जो खुद की पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, मुझे उसको थोड़ा-सा कवर करना था। और कुछ घर की भी प्रॉब्लम। तो सोचा था कि वीडियो कभी बनाऊँगा ही नहीं, छोड़ देता हूँ यूट्यूब चैनल। लेकिन फिर हमारे दोस्तों के जो रिक्वेस्ट आए, दोस्तों ने कहा सर वीडियो डालिए, और मैंने भी सोचा कि 16 दिन कंप्लीट कर लिया है। 16 दिन जब लगातार कंप्लीट किया लूसेंट का, तो क्यों ना 30 दिन भी कंप्लीट कर ले इसको, और बीच बीच में भी वीडियो आते रहेंगे। मैंने सोचा अब मैदान छोड़ के भागना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे आज शुरू करता हूँ। आज जो है हमने टोटल जो है 15 दिन 16 दिन का ख़त्म कर लिया था। आज है डे 17, और डे 17 में सबसे अच्छी बात यह है कि हम कुछ नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान से। हमने अर्थव्यवस्था तक पढ़ लिया था, तो ये जो है 125 पेज से 132 पेज तक, थोड़ा सा लंबा है इसलिए वीडियो भी लंबा बनेगा। आराम आराम से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन है। तो लगभग 25 और 7 32 8 पेज में जो है ये पूरा जो है आज का दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लूसेंट में अगर हम बात करें भारतीय संविधान की का स्थान, तो ये पेज नंबर 160, तो पेज नंबर 160 से 170 तक हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। इतना आज तक अभी तक यूट्यूब पे एक ही वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स किसी ने क्लियर नहीं करवाए हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए। तो आज है डे 17। मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ। आज है डे 17 और हमें पढ़ना है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से लेके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में, नागरिकता, इसी वीडियो में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि संविधान शुरू होने से पहले, संविधान लिखे जाने से पहले, जब अंग्रेज़ों का राज था, तो कोई भी देश चलाने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत पड़ती है। और वही नियम कानून जो होते हैं, किस प्रकार से देश चलाया जाए, उसी नियम कानून की एक सूची बनाई जाती है, सूचीबद्ध किया जाता है, उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं। तो जब अंग्रेज भारत में थे तो उनको भी यहाँ का शासन चलाने के लिए कुछ नियम कानून की ज़रूरत थी। तो समय समय पर उन्होंने अलग अलग एक्ट लाया, अधिनियम लाया, अलग अलग कानून लाया, अलग अलग सुधार किया। वही तो है भारतीय संवैधानिक विकास। वहीं से संविधान की एक आधार तैयार हुआ, और तब जाके बाद में 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद संविधान समिति का गठन हुआ, संविधान बनना शुरू हुआ, 1950 में लागू हो गया। चलिए पढ़ते हैं पूरा इतिहास। तो देखिए, संवैधानिक विकास में पहले एक लिस्ट मैंने बनाई है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम। अब यहाँ से क्या होता है, दो गो तो आप लोग एक बार में याद कर लें, 73 84। उसके बाद यहाँ से 20-20 साल का अंतर आता है। देखिए 1793 20 साल 1813, 20 साल 1833 और 20 साल 1853, इसलिए मैंने इसको अलग कलर में समाहित किया है। अब 1857 में एक लड़ाई होती है, एक मतलब विद्रोह हो जाता है, उसके वजह से फिर यहाँ से मैंने रेड किया, यहाँ से मामला चेंज होता है। तो 1858, 61, 92, तीनों आप लोग 18वीं इसमें याद करें। 1909, 1919। देखिए ये जो नाम है इसका, भारत शासन अधिनियम, जैसे जैसे नाम है उसके अनुसार इसकी प्रवृत्ति भी है। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत पे शासन करने के लिए आया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये भारतीय परिषद में सुधार करने के लिए आया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, मैंने शॉर्ट में भाप लिखा है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले उस समय भारत सचिव थे ब्रिटेन में, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे।
1919 भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। वैसे ही मॉन्टेग्यू क्या थे, ब्रिटेन में भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, वो वायसराय थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमेशा परीक्षा का पार्ट बनते हैं और महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत लंबा हम लोग पूरा जत्था नहीं पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले तो ये इसमें कौन कौन सा कार्य किया गया था, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हुई थी। तो सबसे पहले देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण, संसदीय मतलब ब्रिटेन की जो संसद थी उसका नियंत्रण था कंपनी के कार्यों पर। कंपनी जो भी काम करेगी बिना संसद से सलाह लिए हुए नहीं करेगी कोई बड़ा काम। उसके बाद एक और परिवर्तन किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए शब्दों का हेरफेर है, मैं आपको ये शब्द बताता हूँ। जनरल शब्द बहुत ही जनरल है, बात समझिएगा। जनरल मतलब हो जाता है कि कॉमन। जी हाँ, जनरल का एक पर्यायवाची आप समझ लीजिए, साइनोनिम्स यहाँ पे क्या है, कॉमन होता है। मतलब कि जो गवर्नर पहले केवल बंगाल के थे, तो बंगाल के होने के साथ साथ इनको जो है दो गो और प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बम्बई। तो मद्रास और बम्बई दोनों को जो है दोनों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, दोनों को नियंत्रण करने, दोनों को अधिकार नहीं दिया गया। दोनों के अलग अलग बंगाल के गवर्नर, दोनों के अलग अलग मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल थे, दोनों के गवर्नर अलग अलग थे। लेकिन बंगाल में जो इनका मुख्यालय हुआ करता था, व्यापारिक हो चाहे राजनीतिक हो, यहाँ से इन्होंने कहा कि अब कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। इसीलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अच्छा, हमारे यहाँ भी होता है डिपार्टमेंट में, हमारे जो DOM है, तो एक DOM अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं, DOM गुड्स, DOM कोचिंग, ऐसे हैं। लेकिन जो DOM जनरल हो जाते हैं वो सब पर उनको ध्यान देना है, सबके प्रति उनकी जवाबदेही होती है। वैसे ही यहाँ जनरल हो गया। अच्छा, अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बड़ी हो गई, तो अब इनकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। उस परिषद में 4 सदस्य। अब ये 4 सदस्य जो है वो गवर्नर जनरल को मिला के था। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में की गई। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, जिसके जज जो थे सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, उनके साथ साथ 3 और थे। मतलब सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय बना उसमें 3 + 1 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके बाद जो ये कंपनी के कर्मचारी थे जिन्होंने अति कर रखा था, उन पे कुछ भी लगाम लगाया गया। मैंने देखिए पॉइंट दे दिया है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, उन पे कुछ लगाम लगाया गया। लगाम क्या लगाया गया कि निजी व्यापार मतलब पर्सनल बिजनेस करने का, अपना बिजनेस खोलने का, उपहार लेने का, रिश्वत लेने का, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इससे बदनामी होती थी ब्रिटिश सरकार की। और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। तो ये कुछ कार्य किए गए रेगुलेटिंग एक्ट में। शुरू में स्टार्टिंग में आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे 6 पॉइंट को। चलिए 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ सुधार हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करके छोड़ दिया गया था। अब माना गया कि नहीं, इस पर जो है पूरा भार दे दिया जा रहा है, तो ये भी गड़बड़ बात है, ये चल नहीं रहा है ठीक से। यहाँ अलग अलग किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक जिम्मेदारी दी गई और कंट्रोलर को राजनीतिक जिम्मेदारी दी गई। बस समझ लीजिए किसी भी व्यापार बिजनेस का एक डायरेक्टर होता है और कंट्रोल कौन करता है उसको? राजनीतिक कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आया इसमें सिर्फ एक पॉइंट, 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसमें केवल आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ आया था 93 में, कार्नवालिस कोड आया था।
ये ध्यान रखिए। इसमें एक और चीज़ किया गया था, मैंने यहाँ 20 क्यों लिखा है, इसमें सबसे पहला प्रावधान था कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया। शुरू में हमने क्या पढ़ा था, संसदीय नियंत्रण। तो इसी संसद ने क्या किया, कंपनी को 20 वर्ष का और अधिकार दे दिया कि आप भारत में व्यापार कर रहे हैं 20 साल और कर लीजिए। तो 20 साल का अधिकार पत्र उनको बढ़ा दिया गया और ज़्यादा भार नहीं आए, कंपनी के कर्मचारी का वेतन भत्ता जो है भारतीय कोष से दिया जाने लगा। मतलब भारत में जो भी इनकम होगा उसी से इनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे, सब ब्रिटेन से इनके लिए कोई पैसा नहीं आएगा। तो ये दो, यहाँ तो मैंने एक ही पॉइंट दिया है, लेकिन जो मैंने बताया वो 3 पॉइंट हो गए, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। देखिए कैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कैसे कैसे समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर नियम कानून बदलते आए। अब देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या किया गया, फिर से जो है 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया। उसके बाद कंपनी जो संसद थी, ब्रिटिश संसद, उसको लगा कि केवल कंपनी व्यापार कर रही है तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया, जो एकाधिकार था, मतलब कि हमको छोड़ के और कोई व्यापार नहीं करेगा, उसको उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। मतलब कि जो पहले नियम था कि हमको छोड़ के कोई और भारत में व्यापार नहीं करेगा और करेगा तो हमसे अनुमति लेगा, ये नियम हट गया। मतलब एकाधिकार जो था वो हटा लिया, उन्होंने अपना अधिकार हटा लिया। केवल 2 चीज़ों पे कंट्रोल रखा, चाय के व्यापार पर और चीन के साथ जो भी व्यापार होता था उस पे। इन दोनों में बहुत फायदा था, तो इन दोनों को जो है रख के बाकी सभी पर से जो है अपना व्यापारिक अधिकार उन्होंने हटा लिया। उसके बाद जो ईसाइयों को पहले भारत में जो है पहले से अनुमति लेनी पड़ती थी और मिलती नहीं थी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, तो ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए ईसाइयत को भारत में प्रचार करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट पर मिल गई। तो प्रश्न आते हैं कि कौन से चार्टर एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली थी। तो कौन सी अनुमति मिली थी, 1813 के चार्टर एक्ट पे। अच्छा, शिक्षा पर 2 लाख रुपए खर्च। अब ये 2 लाख रुपए ये अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए करते थे, ताकि सबको अंग्रेजी सीख ले और हमसे जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, ये था। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए कैसे कैसे विकास हो रहा है, लाइन से याद रखेंगे। 20 वर्ष बढ़ाया, 13 में 20 जोड़ दिए, 33 आ गया। अब आया, ये तीनों चार्टर अधिनियम थे, सबसे बड़ी चीज़ 20-20 साल के अंतर पर चार्टर अधिनियम आए। 1833 का चार्टर अधिनियम फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। पूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त। अब जो चीन और चाय जो 2 बच गया था, इसको भी उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। अब कीजिए, जिसको व्यापार करना है आके कीजिए, टैक्स देते रहिए। तो पूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त। अब यहाँ पे आया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब नियंत्रण तो करता था, लेकिन बम्बई और मद्रास के अलग अलग गवर्नर थे। अब यहाँ पे दोनों को हटा के पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसमें, 1833 का चार्टर अधिनियम में। परिषद में चौथा सदस्य। अब देखिए, आप कहेंगे कि 4 सदस्य तो आपने यहाँ पे सर पढ़ाया था, तो चौथा सदस्य क्यों? तो सदस्य 3 ही थे, एगो गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पे परिषद में चौथा सदस्य यानी 4+1 हो गए के रूप में विधि अधिकारी को शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि अधिकारी थे। 1833। प्रश्न आता है, कौन से चार्टर अधिनियम में एक विधि सदस्य के रूप में जो है मैकाले की नियुक्ति हुई थी? तो 33 में। 33 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम, ये 2 फायदेमंद काम हुए थे। पहला था कि दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया था, दासों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया था। और धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। तो ये 6 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम में। 1853 चार्टर अधिनियम, ये 20 साल के बाद फिर से आया चार्टर अधिनियम। महत्वपूर्ण पद प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरा गया। देखिए कॉम्पिटिशनल एग्जाम जो होता है ना, सिविल सर्विसेज वगैरह, इन सबों की शुरुआत उस समय डलहौजी आ गए थे। तो महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिशनल एग्जाम लेके इन्हें लगता था कि भारतीय तो पास करेंगे नहीं, तो क्यों ना परीक्षा ले लिया जाए। तो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा महत्वपूर्ण पद भरे जाने लगे। तो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा देकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कौन से चार्टर अधिनियम में होने लगी? 1853 में।
विधान परिषद की शुरुआत हुई 1853 में, जो हम लोग अभी देखते हैं। विधायी तथा प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया, यानी नियम कानून और प्रशासन दोनों को अलग किया गया। अब नियम कानून को और बनाएंगे कैसे, अभी आईपीएस और आईएएस, आईपीएस आईएएस जो अलग अलग हैं, ये इसी की देन है, 1853 का चार्टर अधिनियम की देन है। यहीं भी वही किया गया, आईएएस यानी एडमिनिस्ट्रेशन अलग, और यहाँ पे आईपीएस प्रशासन अलग। तो दोनों में यहाँ ये दोनों एक तरह से प्रशासन ही है, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया है, पुलिस हो गया इसमें पुलिस प्रशासन हो गया। इसमें जो लोग सीधे जो है सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसमें विधायी मतलब नियम कानून, नेता वगैरह आ गए। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ाता हूँ, मुझे खुद नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1858। अब क्या हुआ था, उस समय भी 20 वर्ष से लोग बढ़ा देते, लेकिन धीरे धीरे जब ये चलिए रहा था तो 1857 की महान क्रांति हुई। आपने सुना होगा 1857 की महान क्रांति। तो जब महान क्रांति हुई तो अंग्रेज हिल गए अंदर से, प्रशासन हिल गया, और ये सबका जिम्मेदार कौन था, कंपनी। सबका जिम्मेदार जो है कंपनी को माना गया। कंपनी का भ्रष्टाचार इतना हो गया था कि जो है जहाँ तहाँ लोग भड़क उठे। तब क्या किया, ब्रिटिश संसद ने एक कदम उठाया, भारत शासन जो है कंपनी से क्राउन के हाथों में चला गया। अब जो भारत पर शासन करेगा वो क्राउन, सीधे क्राउन मतलब क्या होता है, जो आप लोग देखते होंगे रानी जो ऊपर मुकुट पहनती है, अभी मिस इंडिया मिस वर्ल्ड कोई सबको मिलता है उस तरह का, वैसे वो क्राउन बनाता है। मतलब ब्रिटेन की जो रानी थी, ब्रिटेन का जो शासन था, सीधे उसने क्या किया, भारत शासन को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जैसे वहाँ था। 15 सदस्यीय परिषद का पुनर्गठन हुआ, और अब क्या किया गया, 15 सदस्यीय परिषद को जो है लाया गया। और इसमें क्या थे, 8 जो थे ब्रिटिश सरकार के थे और 7 कंपनी के थे, दोनों के परामर्श से ये बना। मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। क्यों भैया, तो जो बहादुर शाह जफर का आप लोग नाम सुने होंगे, बहादुर शाह द्वितीय भी बुलाया जाता था उनको सब क्या किया था, लीडर बना दिया था। 1857 की लड़ाई में उनको लीडर बना दिया था। इस बात से जो है गुस्सा होकर अंग्रेज़ों ने उनको निर्वासित करवा दिया, रंगून भिजवा दिया, और मुगल सम्राट पद जो थोड़ा मोड़ा पेंशन वेंशन मिलता था वो सब जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर जो पद था कि ये संभालेंगे राजनीतिक, और ये संभालेंगे आपके जो है ये राजनीतिक संभालेंगे और ये बिजनेस संभालेंगे, व्यापार संभालेंगे, तो अब तो सब संसद के हाथों में हो गया, क्राउन के हाथों में। इन दोनों की ज़रूरत ख़त्म। भारत में ब्रिटिश सचिव की नियुक्ति की गई। एक सचिव की नियुक्ति की गई भारत के लिए, ब्रिटेन में। एक्चुअली ये भारत में नहीं था, भारत के लिए था। ब्रिटिश सचिव की नियुक्ति ब्रिटेन में की गई, जो क्या एक मीडिएटर का रोल करेगा। जैसे हम लोग यहाँ आज हमारे राजदूत होते हैं ना, राजदूत बैठे हुए होते हैं दूसरे देश में, और उस देश से जो भी बातचीत होता है राजदूत के माध्यम से। इसीलिए ब्रिटिश सचिव की नियुक्ति की गई कि भारत से कोई भी बातचीत होगी तो ब्रिटेन और भारत के बीच में ये सचिव काम करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ हुआ, गवर्नर जनरल से पद को वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो थे वो सर्वे सर्वा थे भारत में। अब यहाँ वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। मतलब ये कोई अब राजा नहीं है, राजा के प्रतिनिधि है। राजा के रूप में एक व्यक्ति को वहाँ बैठाया गया है, लेकिन कंट्रोल कहाँ है, क्राउन के हाथ में है। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी ही एक आप लॉजिकली सोचिएगा तो सब चीज़ें आपको याद रहेंगी कि 1858 क्यों हुआ, क्यों ये चार्टर अधिनियम में आया 57 के बाद। अब यहाँ से क्या हुआ कि परिषद में सुधार होना शुरू हुआ, शासन व्यवस्था में बदलाव नज़र आया। क्या क्या बदलाव नज़र आया देखते हैं। 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। अब नाम है इसका भारत परिषद अधिनियम, यानी परिषद में बदलाव। विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसी समय की गई थी। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, कैनिंग ने। किस समय हुई थी, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। सबसे पहला परिषद अधिनियम। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कि वायसराय चाहे तो जब चाहे तब अध्यादेश जारी कर सकता है, और वायसराय को भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में परिषद में सम्मिलित करने की शक्ति दी गई कि वायसराय जरूरी समझे तो जो भारतीय हैं उनको भी शामिल कर सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं रहेंगे, गैर सरकारी सदस्य के रूप में परिषद में
रह सकते हैं। उसके बाद आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर से बदलाव। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जो अभी चुनाव प्रणाली आप लोग देख रहे हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुआ। बजट पर बहस करना तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब आप वोटिंग नहीं कर सकते कि हाँ ये सही है गलत है, बस आप बहस कर सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। जवाब देने को भी जो है ये बाध्य नहीं है। उसके बाद आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में कौन सा भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो है आता है, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम। इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। मतलब जो धार्मिक भेदभाव था उसको बढ़ावा दिया गया। हिंदू मुसलमान को अलग करने का प्रयास किया गया। कैसे? तो मुस्लिम पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग नेता, अलग चुनाव, इस तरह का जो है व्यवस्था कर दी गई। तो ऐसे ही मुस्लिम अलग मानने लगे अपने आप को, एक गुटबाजी टाइप का हो गया। इसीलिए मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। क्यों माना जाता है आप समझ गए होंगे। भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने लगी। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार, जो कि 1892 के परिषद अधिनियम में नहीं था, वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में हो गया। मार्ले मिंटो सुधार, नाम ही है, सुधार किया गया। तो बजट पर जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी ऐसा क्यों नहीं हुआ, सवाल जवाब मांग सकते हैं आप, और उस पर मत भी दे सकते हैं। ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। इसमें भी सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब द्विसदनात्मक मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही उच्च सदन और निम्न सदन की व्यवस्था की गई। उसमें क्या रहता था? केंद्रीय और राज्य, दो तरह की व्यवस्था की गई। केंद्रीय में देखिए यहाँ पे 144, केंद्रीय में 144, 104 और प्लस 40। 104 जो थे उनकी 104 और प्लस 40 निर्वाचन और नियुक्ति, 40 की नियुक्ति होती थी, 104 का निर्वाचन होता था। और राज्य में 60, 34 प्लस 26। कार्यकाल था केंद्र में 3 वर्ष। देखिए केंद्र में था 3 वर्ष और राज्य में था 5 वर्ष। यही अभी क्या है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्षों का। और राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, 6 साल माना जाता है। 2-2 साल पर जो है 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अभी उस समय जो व्यवस्था की गई कि केंद्र जो था, केंद्रीय सरकार का 3 वर्ष और राज्य सरकार का 5 वर्ष, राज्यसभा का 5 वर्ष, केंद्रीय सभा का 3 वर्ष। यही द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया। भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे जो है ये 3 आप लोग यहाँ रखिए। चौथा देखिए क्या हुआ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। जो प्रतियोगी परीक्षा थी तो कोई सरकार लेती थी डायरेक्ट, लेकिन जो यूपीएससी का गठन हुआ वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही हुआ था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। उसके बाद अब सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया गया। इसमें देखिए इसमें क्या किया, ये जो सुधार था, अंग्रेजों के हिसाब से सुधार क्या था कि जितना ज़्यादा हो सके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दो। तो सिख और भारतीय ईसाइयों को सांप्रदायिक निर्वाचन अब उनके लिए अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया। यही होता है फूट डालो और राज करो। उसके बाद केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग, अब केंद्रीय बजट अलग पेश होगा, राज्य बजट अलग पेश होगा। पहली बार जो है महिलाओं को मताधिकार दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1919 का। पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य में 3 को भारतीय होना बहुत ज़रूरी था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये किस लिए जाना जाता है? सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा भारत शासन अधिनियम या इनमें से कौन सा जो है जिम्मेदार है या माना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, यही जो था बाद में जाके क्या बना, आधार बना संविधान बनाने का।
321 अनुच्छेद से थे इसमें और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें क्या क्या काम हुआ? पहली बार भारत को अखिल भारतीय संघ माना गया। पहली बार माना गया कि भारत एक है, राज्यों का संघ है, इसी में माना गया। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है कि हम जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खुद जिम्मेदार हैं, हम स्वायत्त हैं, खुद पर निर्भर हैं। तो प्रांतीयों को खुद पर निर्भर बनाया गया, उनको दे दिया गया पैसा ले लीजिए और अपना विकास खुद कीजिए। केंद्र में द्वैध शासन। देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था एक अलग थी और द्वैध शासन एक अलग था। इसमें 3 विषय बांट दिए गए, 2 विषय एक था आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तो ऐसे करके जो है केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ। संघीय न्यायालय व्यवस्था हुई। संघीय न्यायालय मतलब कि एक न्यायालय जहाँ पे जो है पूरा सबका कंट्रोल रहेगा, उसकी व्यवस्था हुई। भारतीय परिषद को का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, ये कहा गया। इतनी चीज़ें थी, 6 चीज़ें इसमें याद रखें। 1947 समय आ गया भारत की आज़ादी का। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित हुआ और 18 जुलाई को स्वीकृत हो गया। इसमें कहा गया कि 2 अधिराज्य की स्थापना होगी। कौन? इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों में अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। यही कारण था कि जो जिन्ना थे वो भीड़ गए, लड़ गए कि भाई हम ही गवर्नर जनरल बनेंगे पाकिस्तान का, तो बनेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। गवर्नर जनरल बनने के लिए ही ये पाकिस्तान को अलग करवाएं। और उस समय पाकिस्तान में जो मंत्रिमंडल था वो नहीं चाहता था कि जिन्ना बने, लेकिन जिन्ना अड़ गए, हम ही बनेंगे। तो अलग अलग गवर्नर जनरल की व्यवस्था। संविधान के निर्माण तक विधानमंडल के अधीन। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही चलेंगे और विधानमंडल के अनुसार। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान संविधान लागू होने तक प्रभावी रहेंगे। वही बात हुई। ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया। तो आज़ादी का मतलब ही होता है, जब आपने घोषणा कर दी कि भारत स्वतंत्र है, मतलब ब्रिटेन से भी स्वतंत्र है, ब्रिटेन का कुछ नहीं है, मतलब ब्रिटेन की सर्वोपरिता खत्म हो गई। एक जिला था, एक प्रश्न एक बार आया था कि कौन सा जिला कंप्लीटली जो है पाकिस्तान के पक्ष में था, तो सिलहट जिला था, वो कंप्लीटली जो है पाकिस्तान के पक्ष में था। तो यहाँ से ये तो भारत को आज़ाद करवा दिया हमने। अब भारत की आज़ादी के बाद अब प्रश्न आया कि संविधान कैसे बने। भाई ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था हमारे विधिवेताओं के पास। तो देखिए, संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में। कब गठन हुआ? जुलाई 1946 में। ये विचार किसने दिया? सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था कि अपना एक संविधान होना चाहिए और उसके लिए संविधान सभा का पहले गठन होना चाहिए। ये विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। इसमें संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे। चूँकि सच्चिदानंद सिन्हा काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, तो इसके बाद फिर क्या किया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सभा में सम्मिलित कौन नहीं हुआ? हैदराबाद की जो रियासत थी ये सभा में सम्मिलित नहीं हुई, चूँकि ये भी पाकिस्तान के पक्ष में थी। अब देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ तथा उसके अध्यक्ष। संचालन समिति, अब चूँकि सबसे जो जिम्मेदार और सबसे सीनियर राजेंद्र प्रसाद थे तो इनको संचालन दे दिया गया। केंद्र में जो है, केंद्र में हमेशा जो है हम लोग सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए संघीय संविधान, संघ से होता है ना केंद्र आता है, मैंने तो ऐसे ही याद किया है, संघ से केंद्र को सूचित किया जाता है। तो संघीय संविधान जीएल नेहरू। प्रांतीय, आप लोग नाम सुने होंगे वल्लभ भाई पटेल का, जो सारा को भारत के एकीकरण में भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिस्मार्क ने जो है एकीकरण किया था अपने देश का, वैसे ही जो है भारत का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल ने किया है। तो इनको प्रांतीय बनाया गया। प्रारूप, देखिए रूप तैयार करना, प्रारूप मतलब खांचा तैयार करना, बनाना। तो हम सभी जानते हैं संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर, तो प्रारूप बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कुल 15 सदस्य थे। कुल 15 सदस्य थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को 11 तारीख को, देखिए 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा, 2 ही दिन बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। कब कार्यवाही शुरू हुई? 13 दिसंबर 1946 को ही कार्यवाही शुरू हो गई।
उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई। अब देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल। अब ये 1945 में जो मंत्रिमंडल बनाया गया था 1947 से थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। 1945 के मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल, दो को दिया गया था। मतलब उस समय दिया गया था, डिपार्टमेंट वो बना नहीं था, कहा गया था कि ये सब देंगे, एक्चुअल यहाँ पे है। तो विदेश मामला जो है राष्ट्रमंडल किसको दिया गया, उनको। लेकिन इसमें एक और चीज़ यहाँ मैंने प्लस लिखा है, वैज्ञानिक शोध भी जोड़ लिया गया। यानी 1947 में तीनों विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत, इस सब के मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले, मैंने कहा ना कि राज्यों का एकीकरण उन्होंने किया था, सभी राज्यों को मिलाया था, तो राज्यों के मामले भी उन्हीं के पास थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, वो 1947 में रक्षा मंत्री उनको घोषित किया गया। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। CH भाभा कार्य खनन बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे मिनिस्टर, जगजीवन राम श्रम मंत्री। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, श्रम मंत्री जगजीवन राम ही रहे। शिक्षा, चूँकि सी राजगोपालाचारी 1947 में बहुत ही लाचार वृद्ध हो चुके थे, बहुत ज़्यादा मतलब उपलब्ध नहीं थे, तो अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया। स्वास्थ्य जो है राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य इसमें नहीं दिया गया था। वाणिज्य CH भाभा को क्या था, कार्य खनन बंदरगाह, तो तीनों को मिला के एक वाणिज्य बना दिया, इनको दे दिया गया। वित्त मंत्री षणमुगम सेठी, तो आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, षणमुगम सेठी। उद्योग आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य और खनन इसमें VN गॉडगिल। तो ये अंतरिम 1947 आज़ाद भारत और ये आज़ादी से पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल बांट लिए थे। अब संविधान निर्माण में कुछ संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। पारित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 800 अनुसूचियाँ। देखिए सब लोग कन्फ्यूजन होता है, सब अलग अलग कुछ नहीं है। 22 भाग में 395 अनुच्छेद घुसा हुआ है और उसी में 8 अनुसूचियाँ भी हैं। राष्ट्रीय ध्वज 1947 में अपनाया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले, और राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950। राष्ट्रगान जो जनगण मन 24 जनवरी और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 26 जनवरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। अनुसूची में जानते हैं, मैंने कहा कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। अब इसमें भारतीय संघ, सबसे पहले भारतीय संघ था जिसमें राज्यों को मिला के एक संघ बनना था, तो ये अनुसूची में पहला था। सभी जो राज्य व्यवस्था था वो अधिकारी के भत्ते तथा वे जितने भी राज्य व्यवस्था के अधिकारी थे उन सबके भत्ते एवं वेतन, भाई वेतन तो चाहिए संघ को चलाने के लिए। अच्छा वेतन मिल गया, अब वेतन कब मिलेगा, जब पद ग्रहण करेंगे। तो पद ग्रहण के समय शपथ होता था ना, पहले हुआ कि कितना सैलरी लोगे पहले बता दो, तब ना वो नियुक्ति होगा। तो सबसे पहले सैलरी मिल गया, कितना सैलरी मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा। उसके बाद पद ग्रहण कर लिया, पद ग्रहण के समय शपथ। चौथा में राज्य तथा संघीय राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में कौन से राज्य से और कौन से संघीय राज्य यानी यूनियन टेरिटरी से रहेंगे राज्यसभा में। 5वां और 6ठा दोनों था अनुसूचित जनजाति, ये 5 और 6 अनुसूचित जनजाति प्रशासन। उसके बाद 6ठा असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए इसमें कंप्लीट जनरल है, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और 6ठा जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय प्रशासन के बारे में। तो ये नाम दे दिया गया 4 का। 7वां में शक्ति का बंटवारा, राज्य और केंद्र के बीच में, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची ये। 8वां में 22 भाषा का उल्लेख। 9वां बाद में जोड़ दिया गया, 9वां जो है वह था मूल 8 गो। 9वां जो है यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम 1951 लिखा है। तो सबसे पहला संशोधन जो हुआ 1951 में, इसके द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों को इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये
क्या हुआ था, इसको जोड़ा गया था। अब हम लोग 10वां के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। 10, 11, 12 3 भी हुए थे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को मूल भाग जो है किसने माना है, केशवानंद भारतीवाद में के द्वारा प्रस्तावना को मूल भाग माना गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 3 वर्ड इसमें जुड़े थे। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई थी और संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न एसएससी में हमेशा आते रहते हैं कि संविधान में भारत को क्या दर्शाया गया है। लिखेगा भारतीय संघ, राज्यों का संघ, संघीय राज्य। देखो, दोनों जमीन आसमान का अंतर है, संघीय राज्य और राज्यों का संघ। तो संविधान में भारत को क्या दिखाया गया है, राज्यों का संघ। चलिए, 9 अनुसूची हमने देख लिया था। 10वां अनुसूची था 8 गो, 9वां जो है प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वां देख लेते हैं, दल बदल। आजकल लोग दल तुरंत बदल लेते हैं, तो इसको भी जोड़ा गया था बाद में 52वां संशोधन 1985 में। पंचायती राज 73वां संशोधन 1993, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शहरी क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन 74वां संविधान 1993। तो गांव और शहर, गांव शहर एक साथ याद रखें, 93, 94, 73, 74 याद हो गया। 52वां संशोधन 1985, दल बदल की विधि। अब देखिए, ये 2 गो चीज जो है, भारतीय संविधान के भाग तथा अनुच्छेद। अनुच्छेद के लिए मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है ना कि आप देख लेंगे तो आपको अनुच्छेद याद हो जाएगा। समस्या है अनुच्छेद याद करने में, देख लेंगे तो आपको सभी भाग और अनुच्छेद एक वीडियो में दिया गया है। और उस वीडियो का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन खोलिएगा तो उसमें मैंने क्लियर लिखा है भारतीय संविधान के भाग तथा अनुच्छेद, वीडियो का लिंक दिया है, उस क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। 10 मिनट 12-13 मिनट का वीडियो है, ठीक है। वीडियो इन डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है। राज्यों का पुनर्गठन, देखिए समस्या आई थी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात आ रही थी। तो सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। प्रश्न आता है, सबसे पहले भारत के भाषा के आधार पर कौन सा राज्य अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया जुलाई 1956 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, इसी ने यह अधिनियम बनाया था। भारतीय नागरिकता, देखिए नागरिकता में हमेशा समय समय पर संशोधन होते रहे। सबसे पहले बेसिकली जानते हैं संविधान में नागरिकता के क्या प्रावधान थे। बेसिक संविधान में, जो आधारभूत संविधान है, बेसिक संविधान में कौन सा नागरिकता अधिनियम लागू होता है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो प्रश्न पूछा जाए कि आधारभूत संविधान में कौन सा नागरिकता अधिनियम लगता है, तो 1955। ऐसे भी 47 में आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, तो 55। जन्म से 26 जनवरी 1950 या इसके बाद जो भी बच्चे भारत में जन्मे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें अपवाद में राजनयिक के बच्चे, जो दूसरे देश के राजनयिक हैं, जो राजदूत हैं, वो लोग अगर टेम्पोरली भारत में रह रहे हैं, कोई घूमने आया भारत में, वहाँ यहीं पे अब उसको डिलीवरी हो गया, तो वो केस अलग है, अपवाद है। जनरली जो भारत में रह रहे हैं, भारत में जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, सबको मिल जाएगा नागरिकता 26 जनवरी 1950, यानी बंटवारे के बाद। ऐसा नहीं कि जो पहले से भी था, आज़ादी के पहले जन्म लिया, अभी रह रहा है पाकिस्तान में, ले लेगा भारत का नागरिकता, ऐसा नहीं। वंश परंपरा, वंश के अनुसार, यानी जन्म के समय माता पिता जो है दोनों भारतीय हों। माता की नागरिकता का आधार 1992 में जोड़ा गया था। पहले माता का अधिकार नहीं था, खाली पिता है तो चलेगा। देशीयकरण द्वारा, यानी प्रमाण पत्र अगर आपको भारत सरकार ने दे दिया कि आप भारत के नागरिक हो गए, तब भी मिल जाएगा। पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता था, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आप प्रार्थना पत्र से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, मतलब अगर एप्लीकेशन जब आप दिए हैं तो कम से कम एप्लीकेशन देने के समय आप 6 महीने तक भारत में रह चुके होंगे। उसके बाद अविभाज्य भारत के किसी क्षेत्र से बाहर में रह रहे हों, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब छोड़ के कोई ऐसी जगह है ना, कैसा क्षेत्र जिससे बाहर से आप जो है भारत में रह रहे हों। भारत से विवाहित स्त्रियां, है ना, अगर आपने भारत की किसी स्त्री से विवाह कर लिया। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे,
राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहे हैं इन सबको मिल जाता था। यही सब बाद में सुधार हुआ भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार मतलब समझें, जैसे कि हाल ही में हुआ था कुछ साल पहले, भारत और बांग्लादेश फिर से बंटवारा अपना अपना किया था। कुछ ज़मीन उसको दे दी गई, कुछ ज़मीन ले ली गई। तो जब भूमि विस्तार हुआ तो जो भूमि क्षेत्र भारत में पड़ा उस सबके नागरिक भारतीय हो गए, और जो भूमि क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया उस सबके नागरिक बांग्लादेशी हो गए। उसके बाद नागरिकता संशोधन आया। अब संशोधन हुआ, अब हुआ कि पहले जो था कि माता पिता दोनों भारतीय हों, अब नहीं, माता और पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो चलेगा। उसके बाद जो था कि 6 महीना से रह रहा हो, है ना, 6 माह पूर्व से प्रार्थना पत्र से 6 माह पूर्व नहीं, अब 6 माह को हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में। और पंजीकरण जो इमीडिएटली हो जाता था वो अब 10 वर्षों के निवास के बाद, भारत में आप 10 वर्ष कम से कम रह चुके हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा? परित्याग द्वारा। आपने परित्याग कर दिया खुद, या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया, या सरकार द्वारा नागरिकता आपसे छीन लिया गया। इन तीनों मामले में एक तो खुद दे दिया, या फिर देश से बाहर चले गए, या फिर देश ने ले लिया। ठीक है, आते हैं मौलिक अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से इसको समझिएगा। मैं आपको लगभग इस वीडियो में ये याद करवाने वाला हूँ। मौलिक अधिकार पहले जान लीजिए। स्रोत, देखिए स्रोत है ना, स्रोत, संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत के लिए एक अलग से मैंने आपको बताना भूल गया था। संविधान का स्रोत वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। एक वीडियो मैंने संविधान का स्रोत, आपको एकदम 100% याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, कहाँ से कौन सा संविधान लिया गया है। मैंने बोर्ड पे दोनों वीडियो, संविधान स्रोत और भारतीय संविधान का अनुच्छेद, दोनों ही मैंने बोर्ड पे बताया है। तो बोर्ड पे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? अगर आज हमारे मौलिक अधिकार नहीं होते तो हम लोग गुलाम ही रहते, चाहे वो भारत सरकार के गुलाम हो जाते। मौलिक अधिकार ही हैं जो हमें कुछ अथॉरिटी देते हैं, कुछ अधिकार देते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? स्रोत है अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है अधिकार पत्र। तो अधिकार हमें मौलिक अधिकार देता है, इसीलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रश्न अलग अलग तरीके से आता है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पहले क्या था कि एक मौलिक अधिकार को हटाया गया था, पहले ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, देखिएगा यहाँ, संपत्ति का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ और 1978 में, तो इसके द्वारा इसको हटाकर 300 का कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा मौलिक अधिकार है। ध्यान से पहले एक नज़र इस पर मोटे तौर पे, डिटेल में हम लोग फिर पढ़ेंगे। समता या समानता, अनुच्छेद 14 से 18। समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। तो तीनों 100 से है, देख लीजिए, 100। और फिर लास्ट वाला भी 2 से है, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। ठीक है, और बीच में धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म तो हमेशा बीचों बीच आता है, ऐसे ही याद रखिएगा। तो समता या समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब 14 से 18 में क्या क्या आता है? पहला देखिए, विधि के समक्ष क्षमता, मतलब नियम कानून सबके लिए बराबर। सुना होगा आपने, हर कोई कहता है भाई नियम कानून तो सबके लिए बराबर है। ये अधिकार कौन देता है हमें? मौलिक अधिकार के थ्रू हमें मिलता है ये अधिकार। और ये अधिकार आता है समता या समानता का अधिकार में। ऐसे भी समता है, यहाँ पे समानता है। 12 में देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, रंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं, मतलब इन सब के मामले में समानता। जाति, धर्म, नस्ल, जाति, रंग, जन्म स्थान, इन सब के मामलों में समानता। 16 लोक नियोजन के विषय पर, जो भी लोक नियोजन यानी कि कोई अवसर ऐसा मिलता है, हर तरह के सरकारी अवसर, नौकरी करने का अवसर, इन सब में जो है सबको समानता मिले, आरक्षण अपवाद में है।
17 नंबर है अस्पृश्यता का अंत, ये भी एक प्रकार का भेदभाव है। 18वां है उपाधियों का अंत, पहले के ज़माने लोग उपाधि दे देते थे, तो उपाधियों का अंत। तो आराम से दो को तो आप लोग 14-15 ऐसे याद रखिए, दोनों जो है समानता, यहाँ पे नौकरी के आधार पर समानता, और 17-18 एक बार याद रखिए, अस्पृश्यता और उपाधि। तो ये हो गया समता समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। अब 19 में कई गो पैरा है, जैसे 19 को देखिए, आपको ये पूरा जो है ये आपको मैं अभी याद करवाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी आपको नौकरी नहीं मिल रही, वैकेंसी बहुत कम आ रही है ना। तो 19 के ए में आप बोलिएगा नौकरी दो, नौकरी दो, शुरू किया आपने बोलना, आवाज़ उठाना शुरू किया, नौकरी नहीं मिल रही, आवाज़ उठाने पर भी। अब आप लोग क्या करने लगे, सभा करने लगे, जहाँ तहाँ शांतिपूर्ण सभा। तो बी है शांतिपूर्ण सभा करने का आपको अधिकार है, कीजिए सभा। आपने सभा शुरू कर दी। इससे भी नहीं मिला तो आपने अब संघ बनाना शुरू कर दिया। आपने क्या किया, संघ बनाना, यानी कि ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। ग्रुप बनाने के बाद अब पूरे ग्रुप को क्या किए, देश में घूमने लगे, देश में कहीं भी आवागमन या आवागमन जो भी है का अधिकार। अब यहाँ नौकरी जब इतना करने नहीं मिली तो अब जहाँ गए वहीं रह गए, देश में कहीं भी निवास, और निवास जब कीजिएगा तो वहाँ जीविका चाहिए, व्यापार चाहिए, जाके वहीं व्यापार कर लिया। तो ये 5, बोलने की, शांतिपूर्ण सभा की, संघ बनाने की, देश में कहीं आगमन की, निवास की, और व्यापार या जीविका की। तो ये 3 का जो है एक साथ याद रखिएगा, देश में कहीं आने जाने, निवास करने और आजीविका, और 3 को आप लोग एक साथ याद रखिएगा। 3 को आपको नौकरी संबंधित, 3 को घूमने संबंधित। ठीक है, याद हो गया। 20वां है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या है भाई? तो सबसे पहले बात, मान लीजिए कि मुझे मर्डर केस में मुझे सज़ा हुई, और सज़ा होने से पहले मैंने 2-4 को और मर्डर कर दिया, मुझे फांसी हो चुकी है। अब मैं जितना भी मर्डर करूँगा तो ऐसा नहीं है कि 5 बार मुझको लटकाया जाएगा। एक बार के लिए एक ही बार सज़ा होती है, एक अपराध हेतु एक ही बार सज़ा, क्योंकि अपराध तो अब एक ही बार कर रहे हैं। तत्कालीन कानून द्वारा सज़ा, अब मान लीजिए कि मुझे 2021 में सज़ा हुई, 2021 में मान लीजिए कि चोरी करने का 2 महीने कारावास है, मैंने चोरी की, 2 महीने कारावास जो है, लेकिन सज़ा सुनाते सुनाते 1 साल बीत गया, 1 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। अब 1 साल के बाद जब सज़ा होगी तो मान लीजिए 1 साल बाद मोदी सरकार ने नियम ला दिया गया कि चोरी करने का 3 महीना कारावास होगा, लेकिन मुझको सज़ा 2021 के हिसाब से ही मिलेगी। मतलब जब क्राइम किया गया है, जब अपराध किया गया, तभी के अनुसार, तभी के नियम के अनुसार सज़ा मिलेगी। बाद में कानून चेंज हो गया तो नहीं। उसके बाद स्वयं के विरुद्ध गवाही देने या गवाही देने पर बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता जबरदस्ती तुम अपने खिलाफ गवाही दो। तो ये 3 हो गए। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमारा प्राण है ना, हमारा प्राण, हमारा देह, तो हम अपनी जो है खुद की स्वतंत्रता है, हम इस पर जो करें, तो व्यक्तिगत तथा जीवन से संबंधित अधिकारों से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ये जोड़ा गया था 86वां संशोधन 2002 में। ये भी एक प्रकार का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण। अब ये क्या है भाई? तो सबसे पहले देखिए, गिरफ्तारी, निरोध दोनों हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। गिरफ्तारी पढ़ते हैं, मान लीजिए आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो हिरासत में लेने से पहले जो भी आपको हिरासत में ले रहा है वो आपको बताएगा कि आपको हम हिरासत में क्यों ले रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा क्राइम किया है, तो कारण जानना आपका अधिकार है। 24 घंटे के अंदर आवागमन छोड़कर, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से जो है मजिस्ट्रेट जाने के घर जाने में 3 घंटे लगता है, तो 3 घंटे को छोड़कर 24 घंटे के अंदर जो है क्या करना है, दंडाधिकारी के समक्ष उसको पेश करना है, और अपने पसंद का वकील आप रख सकते हैं। तो ये 3। अच्छा, निवारक निरोध क्या है? तो निवारक निरोध जो है ना, समय समय पर लाया जाता है, ये परमानेंट नहीं रहता, लेकिन अपराध से पहले व्यक्ति को हिरासत में लेना। अब देखिए, मैंने अपराध नहीं किया लेकिन मैं बड़ा कुख्यात हूँ, इलेक्शन का समय है, कुछ हो सकता है, उसको उठा लेंगे पुलिस वाले, उठा के उसको कस्टडी में रखेंगे जब तक इलेक्शन सही से नहीं हो जाए, इस डर से कि ताकि वो क्राइम ना करे। क्राइम करने से रोकने के लिए व्यक्ति को ऐसा किया जाता है। ये निवारक निरोध है, पहले ही ऐसा कानून अपनाना। अधिकतम 3 महीने का समय आप रख सकते हैं उसको। निरुद्ध व्यक्ति को विरोध का अवसर दीजिए। जो भी व्यक्ति पर आपने जिसको भी उठाया, जिसको हिरासत में लिया, उसको विरोध का पूरा अवसर दीजिए, उसको कोर्ट जाने दीजिए।
अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, 23 और 24। देखिए, शोषण, किसी का शोषण कब होता है? तो शोषण उससे गलत काम करवाना, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना, है ना, उससे उल्टे पुल्टे काम करवाना, उसको मारना, पीटना, जहाँ ज़रूरत नहीं हो, जो वो नहीं कर सकता है उसे जबरन करवाना, यही सब चीज़ होता है ना। तो देखिए 23 और 24 दूगो है। 23 में है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम प्रतिषेध, यानी मानव का व्यापार करना, जी हाँ, और ज़बरदस्ती काम करवाना, बलात् श्रम, बलात् मतलब होता है ज़बरदस्ती, तो बलात् श्रम प्रतिषेध, दोनों ही प्रतिषेध है, दोनों ही बैन है। बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। छोटे बच्चों का आपको आप नौकरी पर नहीं रख सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना या जोखिम भरा काम देने पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अब देखिए 25 से 28 आपको याद करना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता देखिए क्या है, अनुच्छेद 25, ऐसे भी जो है 25 अच्छा नंबर है ना। धर्म को मानने, आचरण और प्रचार, मैं किस धर्म को मानता हूँ, किसका आचरण करता हूँ, किसका प्रचार करता हूँ, इस पर कोई बैन नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, अब चूंकि मैंने धर्म को अपना लिया, अब मैं उसका प्रबंध कर सकता हूँ, है ना, उस पर कीर्तन करूं या मस्जिद में जाऊं, कुछ भी प्रबंध मैं कर सकता हूं। धार्मिक पोषण हेतु कर के लिए बाध्य नहीं। अब मैं चूंकि मान लीजिए कि हिंदू हूं और मैं किसी मुस्लिम को कह रहा हूं कि तुम भी हिंदू बन जाओ, और ज़बरदस्ती मैं उसको बनाने के लिए ये कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि तुम उसको कर दो, मान लो तुम बन भी गए, अब कह रहा है टैक्स दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा यहाँ जमा करो, इतना दान दे दो, इतना डोनेशन दे दो, इन सब चीज़ों के लिए बाध्य नहीं कर सकते। राज्य विधि द्वारा संचालित किसी संस्था में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती। जी हाँ, राज्य विधि द्वारा राज्य जो भी संस्थान चला रही है उसमें किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति से क्या समझते हैं? संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति एक अलग है। अगर हमारी संस्कृति है कि हम छठ पूजा मनाते हैं, कोई उस पर बैन कर रहा है, कह रहा है ये नहीं मनाना चाहिए, ख़त्म करो कहानी, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। वैसे ही यहाँ पे अल्पसंख्यक दोनों में है, ये खासकर अल्पसंख्यक के लिए आया। अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ नहीं थे, कल हो के वो चर्च में कैंडल जलाएंगे तो कहीं हो सकता है हमें खराब लगे, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए आया था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान संचालित करने का अधिकार, तो ये दोनों ही अल्पसंख्यक मामले। छठा है संवैधानिक उपचार। अच्छा, उपचार क्यों किया जाता है भाई? ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आदमी घायल हो जाता है तभी तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी खोट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, इतने सारे नियम कानून हैं संविधान में, कोई अगर ऐसी दिक्कत आ जाए तो वहाँ नियम कानून पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो तो उसमें चाहे तो उपचार आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसको इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा गया, लेकिन प्रश्न आया कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार को। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना है और संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार है। अधिकार किसको है उपचार करने का? भाई डॉक्टर साहब कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। डॉक्टर साहब सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का आदेश है। इसके लिए देखिए क्या क्या कर सकता है वो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई अपने मौलिक अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है, कोई अपने मौलिक अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है, गलत उपयोग करके उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो रिट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए बंदी, अब प्रत्यक्ष मतलब सामने लाना। अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति के आवेदन पर यह काम होता है। बंदी को निश्चित समय तथा स्थान पर उपस्थित करने का आदेश। देखिए कहा जाता है कि एकदम इस समय पर एग्जैक्टली उसी दिन और उसी जगह पर, ऐसी जगह पे जहाँ कोर्ट है, न्यायालय है, कोई भी स्थान दे दिया जाता है, पेश कीजिए जल्दी, क्योंकि अवैध रूप से जो बंदी जो बनाया है उसने आवेदन दिया है कि मुझको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। ये हो गया परमादेश, परम आदेश, है ना। इसको आप लोग मानने से इनकार नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट देता है और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। किसी पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन हेतु आज्ञा पत्र दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, परम आदेश ले लो भैया और अपना काम कर लो समय से। अपना कार्य आप कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये कहा जाता है। अच्छा, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ही होता है रोक लगाना, बैन लगाना। क्यों बैन लगाना? तो सबसे पहले देखिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 2 जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में जो भी आते हैं, उच्च न्यायालय के अंडर में जो भी आते हैं न्यायालय, छोटे मोटे सब, अधीनस्थ या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को दिया जाता है। क्यों? तो
ये प्रतिषेध रिट जो होता है ये तब जारी किया जाता है जब कोई कोर्ट या कोई न्यायाधिकरण या कोई छोटा मोटा सिविल कोर्ट कुछ भी जो अधीनस्थ न्यायालय है अपने लिमिट से ज़्यादा अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर जाके काम करने लगता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोकने हेतु प्रतिषेध। ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण लोग जानते हैं, फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड करना है, यहाँ से वहाँ भेजना। तो लंबित मुकदमे जो हैं उनको वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने के लिए आदेश दिया जाता है। बहुत लंबे समय से कोई मामला अटका हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश में आंदोलन हो रहा है, दंगा हो रहा है उसके लिए, और वो अभी तक सिविल कोर्ट में अटकल है, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भेजिए, हमको फॉरवर्ड कीजिए, हम देखेंगे। ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा, अपनी इच्छा से अधिकार जताना, अपनी इच्छा से अधिकार जताना पर ये लेख देती है। अवैधानिक रूप से कार्य करे अधिकारी से प्रश्न पत्र जारी करना कि वह किस अधिकार से वहाँ कार्य कर रहा है, ये अधिकार परीक्षा। तो ये सब जो है आप देखें, यहाँ मैंने देखिए लिखा है डैश देके, संवैधानिक उपचार क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, तो मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने हेतु आवेदन, मौलिक अधिकार में चेंज करने हेतु आवेदन जो है दिया जाता है। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, नीति निर्देशक, इसको तोड़िए जरा, संधि विच्छेद कीजिए भाई। नीति जो बनता है ना राज्य का, तो उसके लिए निर्देश जारी होता है। तो जिस निर्देश के आधार पे राज्य अपनी नीति तैयार करती है एक अच्छे शासन के लिए, वही नीति निर्देशक तत्व है। हालांकि ये बाध्य नहीं है लेने पर, राज्य अपने हिसाब से भी कर सकता है, इसीलिए इसे न्यायालय में लागू नहीं किया सकता। आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, वैधानिक शक्ति इसको प्राप्त नहीं है। स्रोत कहाँ से, आयरलैंड से ली गई है। वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जी हाँ, मैंने बताया ना, राज्य को का शासन अच्छे से चलाने के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे देखिए अनुच्छेद 38, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सबसे पहले भाई न्याय सबको मिलना चाहिए, हर तरह का न्याय सबसे इम्पोर्टेंट है। 39 क ख ग 3 है। क में है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, सार्वजनिक धन का नियंत्रण और धन का समान वितरण, दोनों तो धने से है। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन कैसा हो वो है। 41 में है कुछ दशा में काम, अब ग्राम बन गया, गांव है तो काम चाहिए, शिक्षा चाहिए, लोक सहायता चाहिए, तो 41। 42 में है न्याय संगत मनोवांछित दशाओं की प्रकृति वाला काम, यानी ऐसा काम जो ठीक ठाक हो। काम का मतलब ये नहीं कि अब उसको जो है दे दीजिए कि भाई ये ड्रग्स बेचो या फिर स्मगलिंग करो, ये करो, उल्टा पुल्टा काम, लोगों को मारो, ज़मीन हड़पो, ऐसा काम नहीं। मानवों के लिए अच्छा हो, न्याय संगत हो, वो काम मिलना चाहिए। काम मिल गया तो मजदूरी मिलने लगेगी। 43 में मजदूरी तथा कुटीर उद्योग। अच्छा 44 देखिए, 4 दोनों बराबर है ना, समान सिविल संहिता। प्रश्न आते हैं, समान सिविल संहिता, सबके लिए समान नियम हो। 46 में अनुसूचित जनजाति जाति दुर्बल वर्गों की शिक्षा, उनका आर्थिक, ये 46 में आता है। 1946-47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 46 में मान लीजिए ऐसा याद करने के लिए कि व्यवस्था कर दी गई, इनको सभी दुर्बल पक्षों को देखो। 47 में पोषाहार, अब आज़ाद हो गया भारत तो भाई अच्छा खाना मिलेगा, तो पोषाहार लोक स्वास्थ्य। 48 का पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण कृषि से संबंधित है, तो 48 में कृषि देखिए, कृषि एवं पशुपालन पहले होना चाहिए, मैंने लिख दिया है बाद में। कृषि एवं पशुपालन में क्या होगा, कृषि में पर्यावरण और पशुपालन में मान लीजिए जीवों की रक्षा, ऐसे याद रखिए 48 का में। 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण। अब खेती कर लीजिएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, उनका संरक्षण करना है। 50वां है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, 50-50 दोनों में बांट दिया गया, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। क्योंकि कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायालय में जाएंगे, इसलिए दोनों को अलग होना जरूरी है। 51 51 रुपया का जो है, लोग पहले क्या देते थे, सलामी देते थे, 51 रुपया पंडित जी को देते थे शांति के लिए, भैया पंडित जी ले लीजिए, शांति करवा दीजिए हमारे घर में। तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये 2 एक्स्ट्रा था, 350 का और 351। मातृभाषा में शिक्षा और हिंदी को प्रोत्साहन, इन दोनों से भी राज्य जो है कल्याणकारी बनता है, ये भी हो गया।
अच्छा, ये आता नहीं है, लेकिन कभी कभी एक बार एसएससी में मैंने देखा था, इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसा आ जाता है। तो अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखिएगा, प्रश्न आता है। संख्या कितनी है? 11 है। हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 11 है। देश की रक्षा, भाई बंधु की जो है भावना, संस्कृति का महत्व, देखिए सब नॉर्मल है। आप लोग बस जिम्मेदारी टाइप का पढ़ लीजिएगा एक बार कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, तो आपके सारे के सारे आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक अधिकार पे जो है लड़ना एक अलग बात है, मौलिक कर्तव्य भी निभाना चाहिए। संविधान का पालन करना, उच्च आदर्शों को संजो कर रखना, भारत के प्रभुता की रक्षा करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जो भी थे उनके उच्च आदर्शों को संजोए रखना, भारत की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति, ऐसा नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ही है कि आप लोग जो पहले के जो अंधविश्वास है उनको नहीं किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष, आगे बढ़िए, और माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक जो है प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यानी माता पिता क्या करेंगे या संरक्षक जो भी है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना ही देना अनिवार्य है। ये 86वां संशोधन 2002 में लागू हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य जनरली एक शिक्षा के तौर पे, ज्ञान के तौर पे याद रखिएगा, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो आज हमारा 17वां दिन खत्म हो गया, 18वां मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो 125 से 132 डे 18। देखिए मैंने सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था और थोड़ा दिन पढ़ाई छोड़ने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, मन भी नहीं करता पढ़ने का। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। देखिए भारतीय संविधान मैंने यहाँ लिखा था ना, मैं यहाँ नीचे करता हूँ। देखिए भारतीय संविधान लिखा है ना, भारतीय संविधान में अब मैं यहाँ लिखता हूँ, सीधे मैं लिखता हूँ डे 17 लूसेंट 160 पेज से 170 और नोट 125 पेज से 132। ये हमारा नोट्स बन गया। अब हम लोग जल्दी ही डे 18 याद लाएंगे। तो कितनी आसानी से जो है हमारा नोट्स बन रहा है। इसके लिए मैं आपसे एक बार और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने वीडियो में इतना देर किया, क्योंकि दोस्त अगर आप मेंटली फिट नहीं हो ना, डिस्टर्ब हो, तो आप ये सब चीज़ हो नहीं सकता आपसे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके रिप्लाई इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं जानता था कि कुछ फ़ायदा है नहीं रिप्लाई देने से, मैं सब कुछ वीडियो में आके बोल दूँगा। तो और मैं स्पेक्ट्रम भी कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बीपीएससी का एग्ज़ाम आ चुका है, वैकेंसीज़ बहुत सारी आने वाली है, याद रखिएगा बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।